नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के कई जिलों में बरसात ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, बूंदी सहित कई जिलों में नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान पर कृषि मंत्री ने गहरी चिंता जताई है। 72 घंटे के अंदर किसान बीमा कंपनियों को सूचित करें। कृषि मंत्री ने कहा 7 दिनों में फसलों के नुकसान की रिपोर्ट बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। किसानों के नुकसान की भरपाई की पूरी कोशिश जारी है, ये कहना है कृषि मंत्री का। जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई उदयपुर संभाग में और वहाँ की जो तस्वीरें आ रही है वो काफ़ी पीड़ादायक है। किसानों की फोटो भी आ रही खेतों से। मैं कह सकता हूँ कि ये प्रकृति की जो मार पड़ी है किसानों पे, हम सजग हैं। पूरे विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत विशेष गिरदावरी करवाई जाए और जो बीमा कंपनियाँ हैं, हमारे कृषि पर्यवेक्षक हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, उनको तुरंत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो मौके पे जाके मौके स्थिति पर फसल के नुकसान का आकलन करें और 7 दिन के अंदर अंदर नुकसान का जो निर्धारण है वो तय किया जाए ताकि किसान को उसकी राहत दी जा सके। और आज फिर से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। प्रश्नकाल के साथ सदन की बैठक शुरू होगी, जिसमें जल संसाधन, चिकित्सा और स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति उद्योग, कृषि उद्योग, पशुपालन विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। वहीं सदन में राजस्व विभाग की कई अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखी जाएंगी। राज्यपाल अभिभाषण पर वाद विवाद भी जारी रहेगा। इसके अलावा प्रदेश में हुई ओलावृष्टि के बाद विपक्ष किसानों के फसल खराबे की मुआवजे देने का मामला सदन में उठा सकता है और सरकार से मांग कर सकता है कि गिरदावरी की रिपोर्ट जल्द से जल्द करवाई जाए और सरकार किसानों को खराबे का मुआवजा दे। तो आज एक बार फिर से बजट सत्र की तीसरी बैठक, प्रश्नकाल होगा। कुछ बजट सत्र के अंदर कई विभागों से जुड़े सवालों के मंत्री जवाब देंगे। 5 अधिसूचनाएं आज रखी जाएंगी। हालांकि जो बड़े मुद्दे हैं विपक्ष की तरफ से, उनके ऊपर विरोध जो है वो जारी रहेगा, सवाल पूछे जाएंगे। और ताजा मामला जो है वो लगातार मावठ की बरसात का, ओले गिरने का है, जिससे किसानों की फसल खराब हुई है। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर मुआवजा, किसानों को मुआवजा देने का दबाव बना सकता है। मंत्री भंवर सिंह भाटी रखेंगे विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से जुड़े, और साथ ही साथ आज परिवहन मंत्री भी प्रश्नकाल में हिस्सा लेंगे। बजट सत्र की आज तीसरी बैठक है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बहस जारी रहेगी और प्रश्नकाल के साथ सदन की बैठक शुरू होगी और तमाम विभागों से जुड़े प्रश्नों के जवाब उन विभागों के मंत्री आज देंगे। और जो फसल खराबे को लेकर जो हंगामा है वो हो सकता है। इससे पहले बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर जो है विपक्ष लगातार हमलावर था, लेकिन हाल ही में 2 दिन पहले गुजरात में भी एक पेपर लीक हुआ। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष को जवाब देने की कोशिश थी।
और सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन से बात करते हैं। सचिन, आज एक बार फिर से तीसरा दिन है और फिर से जो है प्रश्नकाल शुरू होगा। जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे जुड़े विभागों के संबंधित मंत्री जो है वो जवाब देंगे। क्या कुछ आज हाईलाइट रहने वाला है? क्या आज भी विरोध जारी रहेगा? सचिन, बिल्कुल, देखिए उससे पहले महेंद्र चौधरी संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधा महेंद्र चौधरी की बाइट एक बार आप सुन सकते हैं अपने दर्शकों को। महेंद्र चौधरी मुख्य सचेतक है, किस तरह से जो है वो कार्रवाई चल रही है उसको बोला जा सकता है कि महेंद्र चौधरी बता रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है किसानों का वो किस तरह से जो है उसकी भरपाई यहाँ पे की जाएगी। जी आसिफ। बिल्कुल सचिन, बिल्कुल, जैसे कि आप पिछले जी कुछ कह रहे हैं सचिन आप? हाँ बिल्कुल, देखिए महेंद्र चौधरी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आज किसानों को जो ओलावृष्टि हुई है उदयपुर संभाग को लेकर, उसको लेकर वो संबोधित कर रहे थे कि उसको लेकर भी सरकार अपनी बात रखेगी। विपक्ष लगातार हमलावर है और पाले को लेकर भी जिस तरह से गिरदावरी करवाई गई थी उसके बाद विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि उसको मुआवजा तक नहीं दिया गया। और उसके बाद में जो कल तेज ओलावृष्टि हुई है उदयपुर संभाग में खास तौर पर, हालांकि बारिश पूरे राजस्थान में कल हुई है लेकिन ओलावृष्टि की अगर बात करें तो उदयपुर संभाग में जबरदस्त ओलावृष्टि थी। उसके बाद जो स्थितियां बिगड़ी हैं फसलों को लेकर, उसको लेकर आज विपक्ष हमलावर रह सकता है। महेंद्र चौधरी क्योंकि मुख्य सचेतक है, फ्लोर मैनेजमेंट का उनका काम है, राजस्थान में उप मुख्य सचेतक है, महेश जोशी उप मुख्य सचेतक है, तो वो लगातार बता रहे थे किस तरह से जो है वो ओलावृष्टि को लेकर सरकार तैयार अपना जवाब देगी। सरकार लगातार पाले के बाद से ही गिरदावरी करवा रही थी और अब जो प्राकृतिक आपदा आई है उसमें भी सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए प्रश्नकाल और शून्यकाल इनके साथ कार्रवाई शुरू होगी। आज तीसरा दिन है और उसके बाद में जो राज्यपाल के अभिभाषण है उस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। आज और कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और फिर 1 तारीख को क्योंकि सेंट्रल बजट आ रहा है ऐसे में विधानसभा उस दिन नहीं रखी गई और 2 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब पेश करेंगे। और इसके अलावा चाहे परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला हो, भंवर सिंह भाटी हो, तमाम जो मंत्री हैं वो प्रतिवेदन रखेंगे अपने अपने विभागों से संबंधित। लेकिन जो आज का जो खास मुद्दा है रहने वाला है आसिफ, वो है ओलावृष्टि। जिस तरह से फसल खराब हुआ है, जिस तरह से तेज बारिश हुई है, उसके बाद में जो स्थितियां बिगड़ी हैं और जो लगातार विपक्ष कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से जो है वो घेरा जाए, लोगों को सरकार को घेरने की कोशिश की जाए, मुआवजे की मांग को लेकर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। क्योंकि जब पाले के वजह से फसलें खराब हुई थी पाले के चलते, उसके बाद से लेकर गिरदावरी के आदेश जो है वो दिए गए थे कि गिरदावरी करवाई जाएगी, लेकिन गिरदावरी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, ना ही पाले को लेकर मुआवजा दिया गया है। तो इस बात को लेकर विपक्ष हंगामा आज कर सकता है और उसके बाद में एक नई प्राकृतिक आपदा प्रदेश के किसानों पर गिरी है और लगातार सरकार दावे करती है। हालांकि सरकार के पास ये गुंजाइश है इस पूरे मामले में कहने के लिए कि क्योंकि कल रात को ओलावृष्टि हुई है, ऐसे में सरकार उसका आकलन करवा रही है कि कितना नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से और उस नुकसान की भरपाई। जी सचिन, आज जो है वो हंगामे के आसार रह सकते हैं ओलावृष्टि को लेकर, खराब फसल मुआवजे को लेकर। लेकिन सचिन, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि जो सबसे बड़ा जो विरोध था विपक्ष का पेपर लीक मामले को लेकर, वो अब कितना प्रभावी रह गया है? क्योंकि गुजरात में पेपर लीक होने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके ये बताया कि सभी जगह पेपर लीक होते हैं। तो अब क्या उतनी मुखर है विपक्ष पेपर लीक को लेकर? देखिए, पेपर लीक को लेकर सदन से बाहर क्योंकि राज्यसभा सांसद शिवलाल मीणा है वो भाजपा से आते हैं, वो लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं और उनके साथ में राजेंद्र राठौड़ भी कई बार धरने पे गए। लेकिन क्योंकि देखिए पेपर लीक को लेकर एक विस्तृत हम कह सकते हैं कि बहस हो चुकी है, वाद विवाद हो चुका है। जब विधानसभा की कार्रवाई का दूसरा दिन था, उस दिन पेपर लीक को लेकर बातचीत हो चुकी है, सरकार का जवाब पेश हो चुका है। मंत्री शांति धारीवाल जवाब देते हुए कह चुके हैं कि सीबीआई से जांच नहीं करवाई जाएगी, उसकी वजह भी वो बता चुके हैं। तो पेपर लीक को लेकर विपक्ष जरूर अपनी बात रख सकता है, कुछ सवालों के जरिए इस मुद्दे को उठाया जा सकता है, लेकिन स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की अनुमति जो है वो विपक्ष को नहीं मिलने वाली है। क्योंकि पहले ही दिन जो है दूसरे दिन लगातार इस पूरे मामले में लंबी बहस हुई थी और बहस के बाद में सरकार ने अपना जवाब इस मामले में पेश कर दिया था। तो सदन के अंदर जो चर्चा विपक्ष चाहता था वो चर्चा पूरी हो चुकी है। सदन के अंदर तमाम तरह की जो बातें हैं, चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, वो लोग रख चुके हैं और पेपर लीक को लेकर सरकार अपना जवाब पेश कर चुकी। तो ऐसे में विपक्ष ज्यादा गुंजाइश इस पूरे मामले में नहीं होगी कि पेपर लीक को लेकर चर्चा
चर्चा की जाए। लेकिन अब जो नया हम कह सकते हैं कि हंगामा हो सकता है या विपक्ष के पास जो बड़ा मुद्दा है वो है किसानों को लेकर है। लगातार किसानों को जो बिजली देने की बात है उसमें सरकार विफल होती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठा रहा है और अब जब प्राकृतिक आपदा पहले पाले से और उसके बाद अब कल जो ओलावृष्टि से जो नुकसान किसानों को हुआ है उसके मुआवजे की मांग और जल्द मुआवजे की मांग विपक्ष कर सकता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब चिंतन शिविर चल रहा था उस समय गिरदावरी के आदेश दिए गए थे, उस बात को भी आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गिरदावरी की रिपोर्ट सभी जिलों से नहीं पहुंची है जयपुर के अंदर। और मुआवजे की घोषणा, किसको कितना मुआवजा देना है, इस तरह की भी कोई बात निकल के सामने नहीं आई है। तो अब जो है आपदा प्रबंधन मंत्री हो गोविंद राम मेघवाल हो या कृषि मंत्री हो लालचंद कटारिया, वो अपना जवाब पेश करेंगे कि क्या स्थिति है। रामलाल शर्मा देखिए बीजेपी के प्रवक्ता है, वो आ गए, हमसे बात करते हैं। रामलाल जी, किस तरह से आज का कार्रवाई चलेगी सदन में, क्या कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप तैयारी करके आए? देखिए, शीतलहर की वजह से पहले ही फसलें खराब हो चुकी है। अब 2 दिन से ओलावृष्टि और बारिश की वजह से रई से ही फसल भी चौपट हो चुकी है। खराबे को लेकर आज विधानसभा के अंदर हम पुरजोर शब्दों के अंदर मुद्दा उठाएंगे। लेकिन राजस्थान सरकार सिर्फ गढ़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। राजस्थान की सरकार कह रही है कि साहब हम गिरदावरी कराने के निर्देश दे चुके, लेकिन नीचे पटवारी को प्रशासनिक अधिकारी डीएम वगैरह ये निर्देश दे रहे हैं कि 30% से अधिक खराबा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कल भी मेरी विधानसभा क्षेत्र के किसान आकर आपत्ति जता के गए हैं, सरसों की फसल 80% खराब हो चुकी है और पटवारी कह रहा है कि 25% खराब है। जो की फसल 60% खराब हो चुकी है, पटवारी कह रहा है कि 30% खराब है। तो इस तरह सब्जियां 100% खराब हो चुकी है, उनको भी गिरदावरी के अंदर शामिल नहीं करे। तो सिर्फ सरकार किसानों का हित देखने का काम नहीं करी, अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने का काम कर रही है। कल इसके अलावा जो पहले पाले से फसलें खराब हुई थी उसको लेकर भी आप लोगों ने मुआवजे की मांग की थी और कल अब ओलावृष्टि, दोनों ही मुद्दे, एक खराबे का प्रमुख मुद्दा ही और इसके साथ में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था। राजस्थान देश में नहीं दुनिया के अंदर शांत प्रदेश माना जाता था। आज जयपुर शहर की गुलाबी नगरी के अंदर भी पुलिस को चुनौती देने वाले लग गए, फिरौती मांगने लगे, गैंगवार की घटना हो चुकी, लूटने की घटना हो रही है, चोरी डकैती की घटना हो रही है। तो कानून व्यवस्था और ये खराबा, पहला मुद्दा हमारा किसानों का है वो खराबे को लेकर है और दूसरा मुद्दा हमारा कानून व्यवस्था को लेकर है। पेपर लीक को लेकर लंबी बहस हो चुकी है, सरकार मना कर चुकी है, लेकिन आपके नेता बीजेपी लगातार सदन के बाहर कोशिश कर रही है कि सीबीआई जांच कराई जाए। क्या सदन के अंदर भी दोबारा कोई मुद्दे को उठाया जाएगा? देखिए, मैं फिर अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ, ईमानदारी से सीबीआई से जांच होगी तो राजस्थान सरकार के कई प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता जेल के सलाखों के पीछे होंगे। बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता, बिना अधिकारियों की मिलीभगत से पेपर लीक नहीं हो सकता। हम तो ये चाहते हैं कि जिन बिश्नोई और ढाका को गिरफ्तार किया है उनकी फेसबुक आईडी चेक की जाए, उनकी कॉल डिटेल निकलाई जाए, उनकी सर्विलेंस के ऊपर मोबाइलों को डाला जाए, किन किन नेताओं से किन किन अधिकारियों से इनकी वार्तालाप होती थी, उन सबको दायरे के जांच के अंदर लाना चाहिए। आपसे रामलाल शर्मा प्रवक्ता भाजपा के। बिल्कुल सचिन, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे कि क्या कुछ आज जो है वो रहने वाला है विधानसभा सत्र में। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सचिन आपका धन्यवाद। धौलपुर डांग क्षेत्र में डकैत के एनकाउंटर की सूचना, डकैत केशव के भाई शीशराम के साथ मुठभेड़ की सूचना मिली है। पुलिस अधिकारियों से संपर्क न होने के कारण पुष्टि नहीं हुई। डांग क्षेत्र में लगातार पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो डांग क्षेत्र में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, एक डकैत के एनकाउंटर की सूचना मिल रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन आसपास के लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक एक डकैत को मार गिराया गया है। और हरिवीर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हरिवीर, क्या जानकारी पुख्ता है डकैत के एनकाउंटर की, क्या कुछ कहा पुलिस वहां पर मौजूद पुलिस ने? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं, ये जो सूचना आ रही है वो डकैत केशव गुर्जर है, उसका भाई शीशराम गुर्जर के एनकाउंटर की
सूचना मिल रही है। हालांकि हम आपको बता दें कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे अभी कोई बात नहीं हो पाई है, उनके मोबाइल स्विच ऑफ जा रहे हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जो सूचना आ रही है प्रथम दृष्टया जो माना जा रहा है कि जो केशव डकैत है इनामी, उसका जो भाई है सीसराम गुर्जर, उससे पुलिस का एनकाउंटर हुआ है और उसको मार गिराया है। अभी जो आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हो पाई है। कुछ ही देर में जो पुलिस से संपर्क हो पाएगा, उसके बाद में पूरी जो घटना है उसका मामला जो क्लियर हो पाएगा। जी हरिवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का मामला, राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव से रिकॉर्ड मांगा है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड मांगा है। विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के संबंध में नियमावली मांगी गई है। आज महाधिवक्ता पेश कर सकते हैं जवाब। राजेंद्र राठौड़ ने संवैधानिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाया है। और राकेश शर्मा हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राकेश, क्या कुछ रहने वाला है जिस पूरे प्रकरण में, क्योंकि मामला कोर्ट में जा चुका है, नियमावली मांगी गई है कि इस्तीफे स्वीकार करने के पीछे नियम क्या कहते हैं, तो क्या जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास, सरकार के पास वो नियमावली तैयार है? विधानसभा उस नियमावली को पेश करेगी कोर्ट के अंदर? बिल्कुल, देखिए आसिफ, राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला है ये ऐतिहासिक फैसले की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है, कोर्ट ने अब तक जिस तरीके के कमेंट किए हैं, खासतौर पर चूंकि अभी तक 110 दिन के इस्तीफे के बाद भी रिकॉर्ड जो है नहीं था, तो क्या नियम में है, कितने दिनों में विधायकों का इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें जो शीर्ष पदों पर बैठे लोग हैं उनको ये तय करना चाहिए कि किसी भी चीज अपने वो पद का ज्यादा से ज्यादा गलत इस्तेमाल ना करें, वो ऐसे निर्णय लें जो जनहित में हो। तो अभी तक इसमें मामले में हाईकोर्ट ने जो जवाब मांगा है, क्योंकि 110 दिनों में भी जो विधानसभा सचिव हैं उनके द्वारा ये नहीं बताया गया था कि जो इस्तीफे हैं वो 110 दिन के बाद क्यों स्वीकार किए गए और इतने दिन रखने का औचित्य क्या था, और जब इतने दिन इन इस्तीफों को रखा गया था तो क्या इन इस्तीफों का किया था। तो यानी हाईकोर्ट ने यह तक कहा था कि अगर इस तरीके से इस्तीफों के प्रकरण में देरी की जाती है, उनको रखा जाता है, तो इससे हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना बढ़ती है, यानी खरीद फरोख्त की संभावना बढ़ती है। ये राजस्थान विधानसभा का ही मामला नहीं बल्कि सभी देश की जो संवैधानिक संस्था हैं उनके लिए भी इसको हाईकोर्ट ने बेहद चिंताजनक बताया था। और इस दिशा में एक जो नियमावली की मांग की गई है कि जो इस्तीफे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का क्या एक प्रोसीजर है, कितने दिन में ये तय किया जाता है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया जो है हाईकोर्ट में पेश नहीं की गई थी कि नियमों में क्या प्रावधान है। और इस मामले में हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से जवाब मांगा है, तो आज जो है महाधिवक्ता इस मामले में जवाब पेश कर सकते हैं। चूंकि मामला अब धीरे धीरे एक ये ऐतिहासिक फैसले की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी तक जो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो विधानसभा सदस्य हैं उनका इस्तीफा कितने दिन में स्वीकार किया जाए, लेकिन अब संभवतः इस केस के बाद आगे चल करके ये निर्णय बनने की संभावना ज्यादा। राकेश, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर में किरोड़ीलाल मीणा का धरना जारी है, 7वें दिन भी। राज्यसभा सांसद का धरना पेपर लीक कांड मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने धरने का समर्थन किया है। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी मीणा के धरने को समर्थन दिया है। 7वां दिन राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का, और इनकी मांग है कि जो पेपर लीक हुआ है उस पूरे मामले की जांच राजस्थान सरकार खुद की एजेंसियों से ना करवाकर सीबीआई को सौंप दे। सीबीआई इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। और यह खबर अलवर से, महिला कैदी हॉस्पिटल के कैदी वार्ड से फरार हो गई। पुलिस ने मारपीट के मामले में उसे गिरफ्तार किया था। तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया गया। सुबह 5 बजे सरिये से ताला तोड़कर यह महिला कैदी फरार हो गई। कोतवाली थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। महिला कैदी हॉस्पिटल के कैदी वार्ड से फरार हुई। हरसौरा थाने पुलिस ने मारपीट के मामले में उसे गिरफ्तार किया था। तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया था। सुबह 5 बजे सरिये से ताला तोड़कर वो निकली है।
एक महिला जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया था, तबीयत खराब होने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल से वो निकल गई। उस पर मारपीट का आरोप है। और राजेंद्र हमारे साथ अलवर से जुड़ गए। राजेंद्र, मारपीट का मामला था, आसानी से जमानत हो सकती थी, उसके लिए भागने जैसा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या है ये पूरा मामला? जी, हरसोरा थाना इलाके का मामला है, जहां आपसी झगड़ा हुआ था। झगड़े में मारपीट में एक महिला सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो महिला है वो से उनकी तबीयत खराब होने पर रात को जो है उसे अस्पताल में, यहाँ जो कैदी वार्ड है उसमें भर्ती कराया गया। जो महिला है कमलेश, उसकी तबीयत खराब होने के बाद इसे अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। आज सुबह 5 बजे के करीब महिला जो कमलेश बंदी थी, जो अस्पताल में के वार्ड में भर्ती थी, उसने एक लोहे के सरिये से वो लॉक था जो ताला है उसको तोड़ करके सुबह 5 बजे फरार हो गई। जैसे मामले की सूचना मिली, हॉस्पिटल में जो पुलिस चौकी है वहां से कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अब महिला की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक महिला का कोई सुराग नहीं लग पाया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की जो किधर गई है ये अभी तलाशने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल से निकलती हुई महिला पुलिस को पता चला है, लेकिन अब जो सड़क पे जो कैमरे लगे हैं उन कैमरों के आधार पर जांच की जा रही है। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर झुंझुनू से। चिड़ावा में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। चोरों ने 2 दुकानों को फिर से निशाना बनाया। ताला तोड़कर पशु आहार की दुकान में चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। और चिड़ावा में चोरियों के मामले लगातार सामने आ रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे शटर तोड़ा गया। और ये पहला मामला नहीं है। आपको बता दें कि झुंझुनू में पिछले कई समय से लगातार चोरियों के मामले सामने आ रहे हैं। ये वक्त होता है पुलिस की गश्त का, पुलिस की पेट्रोलिंग का। रात को पुलिस यहां से गुजरती है और कई चक्कर बाजार या छोटे कस्बों के अंदर रात को लगाए जाते हैं ताकि किसी प्रकार की घटना को चोर अंजाम ना दे सके। लेकिन आप देख सकते हैं लोगों के पर्सनल व्हीकल जरूर गुजर रहे हैं, लेकिन इन चोरों पर उसका भी असर नहीं है। और कृष्ण शेखावत हमारे साथ जुड़ गए। कृष्ण, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर कानून को कुछ नहीं समझते, क्योंकि ठीक सड़क के ऊपर ये ताला तोड़ रहे हैं और आसपास से वाहन गुजर रहे हैं। बावजूद इसके इनको कोई खौफ नहीं है, लेकिन पुलिस की गाड़ी यहां से नहीं गुजर रही। कृष्ण जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि लगातार चिड़ावा पुलिस की रात्रि गश्त है वो सवालिया निशानों पर है। और चिड़ावा कस्बे के अंदर है वो बीते 2 माह में 2 दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातें हुई हैं और पुलिस इन वारदातों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। और ये जो घटना है ये रेलवे स्टेशन के पास अल्डावता रोड की घटना है, जहां पर चोरों ने है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़े हैं। एक दुकान के अंदर नकदी मिली और दूसरी दुकान के अंदर चोरों को नकदी नहीं मिली थी। और इस दौरान आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं कि लगातार गाड़ियां हैं वो सड़क से जा रही हैं, मगर जो रात्रि गश्त के दौरान जो पुलिस की गाड़ी है इस रास्ते पर नहीं आती है। ऐसे में जो इस तरह की वारदातें होती हैं वो पुलिस की जो रात्रि गश्त है उस पर सवालिया निशान खड़े करती है। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर बीकानेर से। कार और ट्रेलर में भीषण भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौत हो गई। जयपुर रोड पर रायसर के पास यह हादसा हुआ। देर रात भीषण सड़क हादसा। पुलिस ने पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया। तो कार और ट्रेलर में टक्कर के चलते एक की मौत हो गई। 4 युवकों की, माफ कीजिएगा, 4 युवक इसमें हादसे का शिकार हुए। 4 की मौत हो चुकी है। जयपुर रोड पर रायसर के पास यह हादसा हुआ है। और यह खबर पाली से मिल रही है। कार और वैन में टक्कर हुई। 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए। घायलों को सोजत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोजत के नागा बेरी के पास यह हादसा हुआ।
कार सवार लोग अजमेर से गुजरात जा रहे थे। सोजत अस्पताल में पाली के जो घायल हैं वो भर्ती हैं। सोजत के नागाबेरी के पास यह हादसा हुआ है। कार सवार लोग अजमेर से गुजरात जा रहे थे। कार और वैन में ये टक्कर हुई। इसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों और मृतकों के परिवार वालों को सूचना दी जा रही है। और यह खबर उदयपुर से। रेती से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। रफ्तार में ट्रक चला रहा था। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग मौके पर पहुंची है। पिंडवाड़ा से उदयपुर यह ट्रेलर जा रहा था। तो ये उदयपुर में एक रेती से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया ये जा रहा है जो वहां पर लोग मौजूद थे आसपास, उनके मुताबिक बहुत रफ्तार से ये ट्रक चला रहा था, जिसकी वजह से ट्रक अनियंत्रित हुआ, उसके बाद पलट गया। फिलहाल पुलिस, देर रात की घटना है। पुलिस कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से। कपिल, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? देखिए, रेती से भरा हुआ ये ट्रेलर था और ये पिंडवाड़ा से उदयपुर की ओर आ रहा था। उसी दौरान रात को इसकी रफ्तार काफी तेज बताई जा रही थी। तेज रफ्तार के चलते चालक का नियंत्रण जो है वो इस ट्रेलर से खो गया और इसी के चलते ये हादसा घटित हुआ। हादसे के बाद में क्योंकि रेती पूरे हाईवे पर एक साइड में बिखर गई थी, तो ऐसे में हाईवे पर यातायात बाधित हुआ था। उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक तरफा यातायात सुचारू करवाया गया और उसके बाद में रेती और ट्रेलर को हाईवे से हटाकर पूरे हाईवे को व्यवस्थित रूप से चालू करवाया गया। जी, इस घटना में जो चालक और खलासी हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें हॉस्पिटल में जी कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का मामला, राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज है। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव से रिकॉर्ड मांगा है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड तलब किया गया है। विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के संबंध में नियमावली मांगी गई है। आज महाधिवक्ता पेश कर सकते हैं जवाब। राजेंद्र राठौड़ ने संवैधानिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाया और हमारे साथ एक बार फिर से राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए आसिफ, राजेंद्र राठौड़ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। चूंकि यह मामला जो अब ऐतिहासिक निर्णय की तरफ आगे बढ़ रहा है, अभी तक ये व्यवस्था नहीं है कि जो विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं वो कितने दिन में स्वीकार किए जाएं या अस्वीकार किए जाएं, लेकिन अब हाईकोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड मांगा है और इसमें नियमावली भी मांगी है। हमारे साथ खुद राजेंद्र राठौड़ हैं जो इस याचिका को इन्होंने लगाया है, खुद इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। राठौड़ साहब, आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। हाईकोर्ट ने अब तक जिस तरीके से चिंता जताई है कि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना इस्तीफे प्रकरण में, उन्होंने ये भी कहा है कि शीर्ष जो पदों पर बैठे लोग हैं वो अपने मन मर्जी से इस्तीफों को नहीं रोकते हैं। तो ये निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज किस तरीके से इनसे जवाब मांगा गया है, क्या कुछ इसमें है? निश्चित तौर पर आज 5वीं बार ये मामला लिस्टेड हुआ है ऑनरेबल कोर्ट के सामने। पिछली बार पॉइंट ऑफ डिटरमिनेशन तय किए थे कोर्ट ने और उन्होंने रिकॉर्ड ये मंगवाया था कि त्याग पत्र कब दिए गए, किस तारीख को दिए गए, त्याग पत्र रिजेक्ट किए गए या त्याग पत्र विड्रॉ किए गए। और एक इशू जो बड़ा फ्रेम किया है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे किसी भी व्यक्ति को अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में लिया गया निर्णय वो क्या अनिश्चित काल के लिए उस निर्णय को अनिर्णित रख सकता है। ये सारे मामले और सारी जानकारियां और मेरी मिसलेनियस एप्लीकेशन पर बिंदुवार जवाब, मेरी PIL पर बिंदुवार जवाब, इसके लिए आज ये मामला लिस्टेड हुआ है। अटॉर्नी जनरल इस मामले में सरकार और विधानसभा की तरफ से पैरवाई कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इशू ये है जो संविधान के आर्टिकल 190(3)B में भी है कि त्यागपत्र दिया जा सकता है, त्यागपत्र वापस नहीं लिया जा सकता, पर त्यागपत्र कब स्वीकार किया जाए इसलिए दर्जनों सुप्रीम कोर्ट के दृष्टांत है। रीजनेबल टाइम क्या हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने विधि पहले से निर्धारित कर रखी है। इन सब के बावजूद 110 दिन बाद ये कहना
ये पूरे त्यागपत्र ननिष्ठ हो गए हैं, पूरे त्यागपत्र अब सारहीन हो गए हैं। मैं समझता हूं ये मामला चूंकि खंडपीठ के सामने है, एक वैधानिक सवाल खड़ा हुआ है। पूरे देश के अंदर विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम विधानसभा संविधान के आर्टिकल तहत बनते हैं, परंतु उसमें कई इस प्रकार का प्रावधान नहीं। इन सब बातों पर न्यायालय को विनिश्चय करना है। दोबारा शपथ पत्र मांगा गया है विधानसभा सचिव से। 110 दिन में जो रिकॉर्ड दिया गया उसमें भी जानकारी पूरी नहीं दी गई। किस तरीके से यह पूरा मामला जो है देखिए, निश्चित तौर पर जो बिना रिकॉर्ड के और आधा अधूरा एफिडेविट पेश प्रस्तुत किया गया था, मैंने ऐतराज किया था। आज एडिशनल एफिडेविट के साथ वो सारी जानकारियां मांगी गई है। आज जानकारी उपलब्ध होने पर उनका अध्ययन करने के बाद बहस को मैं आगे बढ़ाऊंगा। 110 दिन में क्या कुछ रहा इन इस्तीफों का, क्या किया गया, और खासतौर पर जब 110 दिन इस्तीफे नहीं होते हैं और जो विधायक हैं या मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफे पेश किए, क्या वो कार्य करने लायक थे? देखिए, नैतिकता के आधार पर मैं मेरे पद से त्याग करके चला जा रहा हूं। मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं वेतन भी लूं, भत्ते भी लूं, सारी सुविधाएं को भी उपयोग करूं और उस त्याग पत्र देने के तीसरे दिन ही मंत्रिमंडल की बैठक में जाकर निर्णय करूं। ये सारे बातें हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देते हैं। त्यागना ये हर व्यक्ति के मन में आता है। यकायक 91 लोगों के मन में त्यागने का आ गया और वो भी अपना पद का त्याग, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। आपने भी इस केस का अध्ययन किया है, दूसरे केसों का भी अध्ययन किया है। नियमावली क्या कहती है, किस तरीके से इसमें होना चाहिए था? क्या ये जो इस्तीफे हैं वो स्वीकार करने योग्य थे और इनमें क्या कुछ खामियां विधानसभा की तरफ से जवाब पेश किया गया है उसमें दिखाई गई है? देखिए, निश्चित तौर पर जब इस संविधान में आर्टिकल 190(3)(b) विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 173(2) में साफ लिखा गया है कि उसके अध्यक्ष के महोदय के सामने उपस्थित होकर स्वेच्छा से दिया गया त्यागपत्र तुरंत स्वीकार करना। राकेश, इस पूरी सुनवाई पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे कि क्या कुछ कोर्ट से इस पूरे मामले को लेकर फैसला या जो है फैसला आता है या तारीख को आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राकेश आपका शुक्रिया।